देखो बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है और बाहर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है। एक्स को लेना है 0 और 2 पाई के बीच में, और हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी, ध्यान दो, है ना। एक्स लेना है 0 2 पाई के बीच में, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या है बोलो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है और बाहर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ध्यान दो। ठीक, इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो ध्यान दो, क्या करेंगे, फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं, है ना। मतलब जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो हमेशा उसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो 0 से लेके जाना है 2 पाई तक, है ना। 2 पाई, 2 पाई का मतलब, देखो पाई का मतलब क्या होता है? 3.14। जैसे 2 पाई का मतलब 2 इंटू 3.14, तो 6.28 तक जाना है। देखो जैसे अगर हम x को लें 0, देखो 0 पर इक्वल तो है ही नहीं, ओपन इंटरवल है, तो 0 पर इक्वल नहीं लेंगे, है ना। देखो यहाँ पर ओपन इंटरवल है, मतलब 0 पर इक्वल नहीं है, 0 से 1 तक लेंगे तो इस टर्म की वैल्यू 0 होगी, तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 0। ठीक, अगर हम x को लेंगे 0 और 1 के बीच में, तो पहले देखो अंदर वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन कर रहे हैं। पहले हम अंदर वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करेंगे। देखो ये हो गया साइन 0, और इसकी वैल्यू 0 होती है, तो उसका आंसर 0 ही आ जाएगा। देखो अगला लेते हैं 1 से लेकर के 2 तक, तो देखो ये हो जाएगा 1, तो बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 1। अब देखो जैसे हम जब साइन का ग्राफ देखते हैं, आपको याद होगा साइन का ग्राफ देखो ऐसे करके चलता है, ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई। देखो 1 यहां कहीं होगा, है ना। देखो ये होता है पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता बोलो? 3.14 अपॉन 2, तो लगभग 1.57। इस पर साइन की वैल्यू 1 होती है। देखो अगर हम 1 को देखें तो 1 पर ये वैल्यू क्या होगी बोलो? साइन 1, है ना। x इक्वल टू 1 पर देखें तो वैल्यू होगी साइन 1। मतलब जो साइन 1 है देखो वो भी 0 1 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 ही हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर हम 1 पर देखें तो वैल्यू क्या है? साइन 1, और साइन 1 का मतलब 0 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही हो जाएगा। देखो अगर हम अगला देखें, x ले लें 2 और 3 के बीच में, 2 3 के बीच में, देखो तो ये हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 2। अब देखो 2 यहां कहीं है, 2 क्या है? देखो 2 है पाई बाई 2 के आगे, यहां कहीं 2 होगा, क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब 1.572 इसके आगे। देखो 2 पर जो वैल्यू है वो भी साइन 2, वो भी देखो 1 से कम है, ये वैल्यू 1 है ना। जो 2 पर वैल्यू है देखो साइन 2, देखो वो भी 1 से कम है, तो साइन 2 का मतलब 1 से छोटी वैल्यू। जैसे आपने कहा ना साइन 1, तो देखो साइन 1 भी 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, इसलिए साइन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया था। इसी प्रकार देखो साइन 2 को अगर देखें तो साइन 2 भी 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, इसलिए उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। देखो ये भी हो जाएगा 0 के बराबर। आगे बढ़े, x को ले लें 3 और 4 के बीच में, देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 3। देखो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 3। देखो 3 और 4 के बीच में, देखो 3 और 4, देखो ये पाई है ना, पाई से पहले कहीं 3 आएगा, तो इसका मतलब देखो जो 3 है, जो साइन 3 होगा वो भी 0 और 1 के बीच में होगा, इसीलिए उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही हो जाएगा। क्योंकि देखो 3 पर जो साइन की वैल्यू आएगी, देखो साइन 3 वो भी देखो 1 से कम ही है, क्योंकि पाई बाई 2 पर साइन 1 है ना। पाई बाई 2 पर साइन की वैल्यू 1 है, 1 पर साइन 1 जो 1 से कम, साइन 2 1 से कम, साइन 3 1 से कम, देखो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, देखो ये 3 से 4 हो गया, x हो गया देखो क्या 3 से 4 तक। देखो अगर हम x को लें 4 से 5 तक, तो देखो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन 4। अब देखो साइन 4, देखो 4 का मतलब यहां कुछ,
देखो 4 पर जो वैल्यू है देखो वो साइन 4 वो निगेटिव वैल्यू है, ध्यान दो साइन 4 मतलब जो हमारा साइन 4 है देखो वो 0 से कम है, यानी वो -1 और 0 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बोलो, -1 हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। देखो पाई के आगे 4 आएगा, 4 देखो 4 पर जो साइन की वैल्यू है क्या है बोलो, साइन 4, है ना, और साइन 4 का मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, ठीक। तो देखो ये हो गया -1। आगे बढ़े, देखो 5 से 6 तक देखें तो क्या होगा बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन 5, देखो साइन 5, साइन 5 देखो ऐसा है, ये 4 है, ये आएगा 3π/2, है ना, 3π/2, तो और ये कुछ देखो 6 पॉइंट समथिंग है, देखो 3π/2 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, देखो जो 5 होगा वो आगे आएगा यहाँ पर, तो 5 पर जो वैल्यू होगी देखो वो भी निगेटिव होगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -1 ही हो जाएगा, है ना। x क्या लिया बोलो, x लिया है 5 से लेकर के 6 तक। इसके बाद देखो 6 यहाँ कहीं होगा, 6 से लेकर के 2π तक जाएंगे, तो x को लेंगे 6 से लेकर के 2π तक, तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 6, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बोलो, -1 हो जाएगी, देखो ये, है ना। साइन 6 भी क्या है बोलो, नेगेटिव, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही हो जाएगा। अब देखो ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया, देखो ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया, क्या फंक्शन है देखो, 0 से 1 के बीच में 0 है, 1 से 2 के बीच में 1 है, देखो ये लगातार देखो हर जगह 0 चल रहा है, 3 से लेके 4 तक देखो 0 से लेके 4 तक लगातार वैल्यू 0 है, 4 से 5 पे जैसे ही आए वैल्यू -1 हो गई, इसका मतलब 4 पर देखो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, देखो 0 1 2 3 4 5 और 6, देखो ऐसा है, 0 से 1 के बीच में देखो वैल्यू 0 है ना, 1 से 2 के बीच में देखो वैल्यू 0 है, कोई समस्या नहीं, 2 से 3 के बीच में देखो वैल्यू 0 है, 3 से 4 के बीच में भी देखो वैल्यू 0 है, ध्यान दो। जैसे ही 4 से 5 आएंगे देखो ये 4 पर देखो सर्कल ऐसे, ये ठीक, देखो यहां पर इक्वल नहीं, यहां इक्वल है, तो मतलब वैल्यू देखो 0 हो गई, फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, यहां इक्वल नहीं, देखो यहां इक्वल है, देखो फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, दोनों तरफ से वैल्यू 0 मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। देखो यहाँ 3 पर इक्वल नहीं, यहाँ 3 पर इक्वल है, और दोनों तरफ से वैल्यू 0, देखो यहाँ से फंक्शन लगातार कंटिन्यूअस है, क्योंकि एक तरफ इक्वल नहीं एक तरफ इक्वल है, लगातार फंक्शन की वैल्यू देखो 0 है यहाँ तक, 4 से पहले तक, है ना, 4 से पहले तक। जैसे ही 4 से 5 आए वैल्यू देखो -1 हो गई, देखो ये यहाँ पर वैल्यू हो गई -1, 4 से 5 तक वैल्यू क्या हो गई, -1, 5 से 6 भी -1 ही है, तो देखो ये लगातार ग्राफ चलेगा कंटिन्यूअस फंक्शन, और 6 से लेकर के 2π तक भी देखो वैल्यू -1 ही है, ये देखो यहां तक लगातार -1, है ना। तो 4 और 0 के बीच में देखो 0 पर इक्वल नहीं है, तो यहां भी सर्कल आएगा, और 2π पर भी इक्वल नहीं है, देखो यहां भी हमने सर्कल बनाया है, देखो 0 से लेकर 4 तक लगातार वैल्यू 0 है, 4 से आगे जैसे ही बढ़ेंगे वैल्यू क्या हो गई, देखो -1 हो गई, और फिर 4 से लेके 2π तक लगातार वैल्यू -1 है, इसका मतलब देखो ये हुआ कि 4 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बस देखो जैसे यहाँ 1 छूटा लेकिन यहाँ 1 कवर हो गया, दोनों तरफ से वैल्यू सेम है, इसका मतलब 1 पर कंटिन्यूअस है, यहाँ देखो 2 छूटा, यहाँ 2 कवर हो गया और दोनों तरफ से वैल्यू सेम है, इसका मतलब फंक्शन 2 पर भी कंटिन्यूअस है, देखो यहाँ 3 कवर नहीं हुआ लेकिन यहाँ 3 कवर हो गया और दोनों तरफ से वैल्यू सेम है, फिर फंक्शन कंटिन्यूअस है। यही चीज देखो 5 पर भी, यही चीज 6 पर भी है, लेकिन जैसे ही 4 के पीछे और 4 के आगे देखें, देखो 4 के पीछे वैल्यू 0, 4 के आगे वैल्यू -1, तो 4 पर वैल्यू बदल गई, इसका मतलब 4 पर फंक्शन कैसा हो गया बोलो, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो हम कह सकते हैं देखो x बराबर 4 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना, और नॉट डिफरेंशिएबल भी है, और 4 पर इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, देखो
4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 0 और 4 पर राइट हैंड लिमिट कितनी है -1। मतलब अगर इस फंक्शन की हमसे 4 पर लिमिट पूछी जाती, ऐसे क्वेश्चन ये होता कि इस फंक्शन की 4 पर लिमिट बताइए, फंक्शन यही होता और हमसे कहा जाता इस फंक्शन की 4 पर लिमिट बताइए, तो हम 4 पर लिमिट क्या कहते हैं, हमें कहते हैं देखो 4 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो रही है, तो 4 पर इसका LHL 0 हो रहा है और 4 के आगे जैसे जाएंगे वैल्यू क्या हो रही है -1 हो रही है, मतलब इसका RHL -1 हो रहा है, यानी 4 पर लिमिट क्या हो रही है बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है। ध्यान दो, क्योंकि 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, 4 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो कोई भी मैक्सिमा मिनिमा इसके पास नहीं है, जैसे 4 पर ना तो मैक्सिमा कह सकते हैं ना मिनिमा कह सकते हैं, क्योंकि 4 के पीछे लगातार वैल्यू सेम है, 4 के आगे लगातार वैल्यू सेम है, 4 पर ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। ठीक, तो हर चीज देखो यहां से हमने क्लियर कर ली, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देख सकते हैं, बहुत सी बातें हमने देखो यहाँ पर एक साथ कवर की है। इस फंक्शन का देखो रेंज भी चेक कर सकते हैं, इसके रेंज में y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही या -1 आ रही, दो y की वैल्यूज अलग अलग आ रही है, बस 0 या तो फिर -1। लिखो बच्चों ध्यान से इसको, अच्छा क्वेश्चन है।